इतने लोग जो आज जुड़े हैं, जो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के हैं, जो कि विचार मंच से हैं, विचार परिवार से हैं, और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इन चीजों का अध्ययन भी किया है। मैं इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा सा इतिहास और उसके बाद वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, हुआ क्या, ताकि आप उसके बारे में समझ सकें, और क्या क्या गलतियां हुई हमसे पहले जिसके कारण कि 1962 में लड़ाई हुई, कौन उसका जिम्मेवार था, और उसके बाद अब हम किस तरीके से हैं, ताकि पूरे विषय के अंदर आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। मुझे आशा है कि इस प्रस्तुति के अंदर जो चीजें अगर मैं भूल जाता हूं या किसी कारण उनके ऊपर पूरा जोर नहीं दे पाता हूं, तो उसको आप प्रश्न काल के अंदर पूछ लेंगे ताकि उनके ऊपर और जोर दिया जा सके। पहली चीज समझने की यह है कि 1949 में चीन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं था। 1950 में वो कोरिया के युद्ध में लड़ने की तैयारी कर रहा था, और हम लोग जिस तरीके से भारत है, भारत का उस समय एक अलग विचार था, खासकर उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जो सब नेताओं के अंदर उस समय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, उनका मानना था कि भारत को फौज की जरूरत नहीं। उनका मानना था कि भारत को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, और उनकी सोच थी कि सेना को सीमाओं के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है, अगर सेना है तो उनको देश के अंदर कोई काम करना चाहिए। और इसलिए 50 के दशक में सेना घर बनाने के काम में लगी, इलाकों को ठीक करने के काम में लगी, ट्रेनिंग कम हुई, हथियार और बाकी चीजें कम आई, और जिस चीज के ऊपर जोर देना चाहिए था उसके ऊपर जोर नहीं दिया गया। लेकिन जो सेना के उस समय के जो कमांडर्स थे वो चिंतित थे कि हम इस हिसाब से कहां पर जाएंगे। वैसे अगर आप देखें, नेहरू जी हालांकि नहीं चाहते थे कि सेनाएं हों, लेकिन 48 में 47 48 के अंदर जब कबायलियों का हमला हुआ तो उन्होंने सेना इस्तेमाल की। 1961 में जब गोवा लेने की बारी आई, सेना इस्तेमाल हुई। उससे पहले हैदराबाद का जब लेने का आया, सेना इस्तेमाल हुई। तो ये उनका एक बड़ा जिसको कहना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सेलेक्टिव व्यू था कि जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल कर लो, बाकी उनको छोड़ दो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की कि सेनाओं के का एक जो समाज के अंदर दर्जा है उसको नीचे किया जाए, ताकि वो कभी उठ ना सके ऊपर। अब इन चीजों का आगे क्या असर होता है आपको मैं बताता जाऊंगा। 1950 के अंदर और उसके बाद के जो वर्ष थे, चीन इस चीज को समझ गया कि वो जो कुछ करना चाहता है भारत उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज शायद आप में से बहुतों को मालूम होगी, दो लोग ऐसे थे जिन्होंने जब तिब्बत के ऊपर चीन ने अपना जाल फैलाना शुरू किया, जिन्होंने कहा कि भारत को जगना चाहिए। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने आपत्ति की
कि भारत को तिब्बत का साथ देना चाहिए, नहीं तो भारत तिब्बत सीमा भारत चीन सीमा के अंदर बदल जाएगी। परंतु नेहरू जी ने कुछ नहीं इसके बारे में उनको आश्वासन देते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। एक बहुचर्चित चिट्ठी भी है नवंबर 1950 की सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन हमारा कभी दोस्त नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर तिब्बत को ले लेता है चीन, तो आगे का जो लड़ाई होगी उसके अंदर और उस लड़ाई को लाने के अंदर चीन कभी भी किसी संधि के बारे में मानने को तैयार नहीं होगा। और उन्होंने उसका एक समय सीमा उन्होंने कही कि अगले 10-12 साल के अंदर चीन के साथ युद्ध का मौका आ सकता है। भविष्यवाणी थी, वो नहीं रहे। और ये चिट्ठी और इसके जितने विचार थे और जितना इसके ऊपर और लोगों ने कहा, वो सब दबा दिया गया। 1951 के अंदर उस समय हमारा जो पूर्वोत्तर था, जिसको हम नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे, स्टेट्स सिर्फ एक असम का स्टेट था, बाकी सब नेफा बोला जाता। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए किसी को भेजा गया। उन्होंने तवांग के अंदर जो तिब्बतन अपना कंट्रोल करते थे उनको हटाया और एक पूरा का पूरा व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की। असम राइफल की पोस्टें लगाई एक दो जगह पर, परंतु इसके लिए उनको शाबाशी नहीं मिली। इसके लिए उनको लताड़ा गया कि आपका काम था सिर्फ इलाके को देखना, ना कि वहां पर इस तरीके से असम राइफल की पोस्टें लगाना। और ये चीज इसी तरीके से चलती रही। नेहरू जी को बहुत वो था कि हम पंचशील का एग्रीमेंट करेंगे, पंचशील का करने से शायद चीन जो है, क्योंकि हम उसकी इतनी रहनुमाई करते हैं, उसको इतना आगे ले जाना चाहते हैं, चीन हमसे खुश रहेगा, चीन हमारे लिए कभी भी दुखद नहीं बनेगा। लेकिन चीन ने दो चीजें कही। पहली कि वो जो बॉर्डर की मार्किंग है या बॉर्डर जो निर्धारित है, जो नक्शे में है, उनको नहीं मानता। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने जोर नहीं दिया। जब भी उनसे इसको क्लैरिफाई करने के लिए बोला गया, उन्होंने कहा जी आगे समय है, कर लेंगे। उस समय वो अक्साई चिन के अंदर से सिंकियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क बना रहा था, जिसको अक्साई चिन रोड बोला जाता है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि अगर वो यहां पर नहीं बनाता तो सिंकियांग को तिब्बत से जोड़ने में उसको दिक्कत होती। दूसरी तरफ तकलामकान का रेगिस्तान है, जिसके अंदर से सड़क बनाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए चीन ने ज्यादा जोर नहीं दिया। चीन हमको बहलाता रहा, हम बहलते रहे। और तब एक ऐसी स्थिति आई जब उसने कहा कि इतना इलाका हमारा है, हमारा लद्दाख के अंदर जो सीमा है वो काराकोरम पर्वतमाला के साथ है, और हम जो पूर्व के अंदर आपकी जो सीमा है उसको हम नहीं मानते, मैकमोहन लाइन को, और इसलिए आपको इसे दोबारा निर्धारित करना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी हुई जिसके कारण नेहरू जी को फिर बयान देना पड़ा कि हम अपने सीमा की रक्षा करेंगे। एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनी। इसमें कुछ गलतियां और हुई। एक तो उस समय के जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, जिनके विचार वामपंथी थे। इसी तरीके से जो हमारे एम्बेसडर थे चीन के अंदर, उनके विचार चीन की तरफ सहानुभूति वाले थे। तो अब आप देखिए कि एक देश का जब सामना करना पड़ता है तो किस तरीके से अलग जगह पर अगर आप ठीक लोग ना बैठाएं तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। और तब
ये नौबत आई कि जब हमने एक कोशिश की, सेना ने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है, हमें और चीजों की आवश्यकता है, तो उनको बोला गया कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं होगी, आप ऐसे ही चले जाओ। बिना गरम कपड़े के, बिना उस तरह के जूतों से जिससे कि आप अपने पैरों को बचा सकें, बिना लड़ाई के साजो सामान के, लोग बाग मीसा मारी से, जो लोग उस तरफ गए, अब आप इसको इसको सोचिएगा, मीसा मारी से तवांग तक पैदल, रास्ता ही नहीं था। और इतनी दूर अगर आपने जाना है तो आप अपनी पीठ के ऊपर कितना सामान ले जा सकते? तो 100 गोलियां थी, 50 गोले मोटर के लेकर गई एक यूनिट, और इस तरीके से भारतीय सेना जाकर डिप्लॉय हुई। 20 अब चीन का एक चीज सोचने की है। आपको याद होगा क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस, सितंबर 62 के अंदर, अगस्त सितंबर में मिसाइल क्राइसिस के ऊपर जोर था, और माओ ने इस चीज को समझा कि इस समय रूस और अमेरिका दोनों ऐसे फंसे होंगे कि ये भारत की मदद के लिए नहीं आ सकते, और उन्होंने 20 अक्टूबर को जब लड़ाई शुरू की, उस समय ना तो यूएस से अमेरिका हमारा कुछ कर सकता था मदद, ना रूस हमारी कोई मदद कर सकता था। हम अपने आप अपने लिए थे। एक चीज जो और मैं समझाना चाहूंगा, 1962 की लड़ाई अगर आप देखते हैं, हालांकि हम सबके मन में यह है कि हम बहुत बुरी तरह से हारे, लड़ाई ज्यादा नहीं हुई, हारे जरूर। जहां पर भारतीय सैनिक पोजीशंस में थे जो उन्होंने बनाई थी, जहां पर वो उन पोजीशन से लड़े, वहां पर उन्होंने चीन की सेना का दम निकाला। लेकिन जहां वो पोजीशन में थे और उनको ऊपर से हुक्म आने लगे, नहीं 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 नहीं, पीछे चलो पीछे चलो, उस भगदड़ के अंदर हमारी सेना का बुरा हाल। अगर हम टोटल ट्रुप्स लेते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी ज्यादा से ज्यादा 2.5 ब्रिगेड, यानी कि 8 बटालियन से ज्यादा हमारी चीन के साथ नहीं लड़ी। लेकिन इन 8 बटालियन ने चीन की सेना का जितना नुकसान किया होगा, उसको चीन ने आज तक नहीं बताया। तो एक राजनीतिक जो नेतृत्व चाहिए था, जो सेनाओं को बल देता, सेनाओं को सक्षम बनाता, वो उस समय हमारे पास नहीं था। तो इसलिए 1962 की लड़ाई में जो इस भागा दौड़ी के अंदर सीज फायर के बाद भी लोग बाग मारे गए, चीन अपने आप सीज फायर करके वापस चला गया। एक चीज और चीन ने जो की थी, उन्होंने यूएसए से बात करके कहा कि आप ताइवान को बोलिए हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। 1962 की बात है। उनको इस चीज का आश्वासन दिया गया जून जुलाई के अंदर कि ताइवान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो उन्होंने जितनी उनकी आर्टिलरी थी जो ताइवान की तरफ थी, वो सारी की सारी तिब्बत में लाया। तो उनकी ताकत जो है, उन्होंने बहुत सुलझे हुए तरीके से अपनी ताकत को लगाया। हम लोग वो काम उस समय नहीं कर पाए। एक चीज और जो हुई, चहेतों को बड़े पद दिए गए। जो चीफ थे पीएन थापर, सक्षम नहीं थे। ये करण थापर जो आजकल अखबार में लिखते हैं, उनके बेटे हैं। और कौल साहब को, जिनको कभी कहीं किसी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको एक ऐसा पद दे दिया गया जहां पर कि वो सिर्फ अंग्रेजी अपनी झाड़ते थे, लेकिन उनको सामरिक
चीजों के बारे में नहीं पता। यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक यूनिट की कहानी भी बता देता हूँ, क्योंकि वो यूनिट मेरी थी, इसलिए उसकी कहानी मुझे ज्यादा पता है। दो राजपूत उस समय नाम का छू पर थी, और उनको बोला गया था कि आप नदी के सहारे जो है अपने डिफेंसेस बनाएं। तो जब तक वो गए नहीं थे, कौल साहब आए थे देखने के लिए, और कौल साहब ने कहा कि इस तरीके से पोजीशन होंगी, पोजिशनल मैन्यूवर होगा, बड़ी बड़ी शब्द इस्तेमाल किए। एक सूबेदार साहब थे दशरथ सिंह। जब उन्होंने अपनी ब्रीफिंग वगैरह खत्म की, तो दशरथ सिंह ने हाथ उठाया कि साहब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा पूछिए। तो दशरथ सिंह ने कहा कि साहब, हमने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया, जापानियों के खिलाफ हम लड़े, और भी हमने लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप हमको बता रहे हो, ये तो बिल्कुल नया है। आप हमको कह रहे हो कि नदी की लाइन पर बैठो, चीन हमारे से ऊपर पहाड़ों पर बैठा है, तो वो तो हमको चुन चुन कर मार सकता है। कौल साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने यहां तक कहा कि दशरथ सिंह का कोर्ट मार्शल कर, लेकिन जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बचा लिया। और ये दशरथ सिंह लड़ाई के दौरान उनके कंपनी कमांडर मारे गए, उन्होंने अपनी कंपनी को संभाला, उनके पेट में 40 गोलियां लगी, लेकिन विधाता ने उनको मरने नहीं दिया। जब चीनी सैनिक मॉपिंग अप करते हुए आए कि कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है, कौन किसका इलाज हो सकता है, जो बाद में जिसे खबर हासिल की जा सकती है, उस समय वो अपने मरने वाली जो नींद थी उसमें से उनकी जाग खुली, कुछ कराए या कुछ कहा। जो साथ में नर्स थी उसने पूछा कहाँ के हो, उन्होंने कहा हम इलाहाबाद के थे, वो इटावा के। इलाहाबाद क्यों कहा मुझे नहीं पता। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैंने क्यों कहा। नर्स ने उनके ऊपर एक चौक से टिक का निशान लगा दिया, इवैक्यूएट हो गए, और उस नर्स ने उनकी बहुत देखभाल की। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने उस नर्स से कहा कि तुमने हमको बचाया क्यों। उसने कहा हमने अपनी नर्सिंग की शिक्षा इलाहाबाद में ली। ऐसे बहुत वीर थे जिन्होंने 1962 में चीनियों को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। 1962 के बाद 1967 के अंदर नाथुला पर झड़प हुई, जिसमें जो वहां पर कमांडिंग जनरल थे उन्होंने कहा कि सबक सिखाना, और उन्होंने बहुत अच्छा सबक सिखाया चीनियों को। और तब से लेकर आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। सुंदर जी के समय एक फॉरवर्ड पोस्चर आगे किया गया 1986 के बाद, लेकिन चीन ने कहा कि जी हम एक बॉर्डर पीस और ट्रीटी एग्रीमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने बॉर्डर पीस और ट्रीटी एग्रीमेंट किया 93 में, और जिसमें जो हमारे ट्रुप्स आगे थे वो वापस आ गए पीछे की तरफ। जो डिफेंसेस वगैरह बने थे वो धीरे 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 उनकी हालत खराब। और ये एग्रीमेंट 93 में हुए, 96 में हुए। इनके अंदर कई चीजें रखी गई कि किस तरीके से अगर बॉर्डर के ऊपर कुछ होता है तो दोनों सेनाएं उसमें क्या करेंगी। इसी तरीके से दिपसांग का जब दिमचौक का जब मामला हुआ, तब 2013 में भी एक, ताकि पेट्रोलों का क्लैश ना हो, उस टाइम भी एक एग्रीमेंट। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है, और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था जो तकरीबन इतना बड़ा था, और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है, और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। आप कहेंगे कि जी ये
पहाड़ के ऊपर से जानी चाहिए तो कहेंगे नहीं जी नदी में से जानी चाहिए। और इसी चीज को लेकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका एक परसेप्शन बन गया। वो कहते हैं जी फलां जगह तक है, हम कहते हैं फलां जगह तक है। दोनों सेनाएं अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि वो जहां तक हम सोचते हैं वहां तक जाएं, वो सोचते हैं कि इधर तक आए। और इसीलिए खासकर गर्मियों के मौसम में जब पेट्रोलिंग ज्यादा होती है तब पेट्रोल आमने सामने आते हैं, क्लैश नहीं होता है लेकिन आमने सामने आते हैं। पिछले 5-6 साल से धक्का मुक्की शुरू हुई। वो कहते हैं हमको आगे जाना, हमारे लोग उनको रोकते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, चाहे पेंगोंग त्सो का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग कोंकाला का इलाका हो, चाहे देमचौक का इलाका हो, ये धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी लाइन तक जाना है, ताकि वो वहां पर फोटो खींच सकें। फोटो खींचकर फिर अगली मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि जी हमारा इलाका वहां तक था, देखिए हमारे सैनिक खड़े। ये एक उनका एक काम करने का तरीका है ताकि वो अपना हक, एक जो लाइन वो सोचते हैं वहां तक पहुंच सके। इसी के रहते हुए सिक्किम के अंदर उन्होंने कोशिश की कि वो आगे बढ़े। नाकुला के अंदर उनकी झड़प हुई हमारे पेट्रोल के साथ, हमारे पेट्रोल ने उनको रोका। और सिक्किम में कई इलाके हैं जहां पर ये चीजें होती रही हैं, लेकिन नाकुला में ये पहली बार हो रहा है। इसका मैं आपको बाद में निष्कर्ष बताऊंगा। नाकुला जो कि तिब्बत, जो कि बिल्कुल तिब्बत सीमा के ऊपर है और सिक्किम के पूर्वोत्तर में ऊपर की तरफ है, उसमें पहली बार पेट्रोलों का आमना सामना हुआ। कभी वो नाकुला में नहीं आए। वो हमेशा वहां पर एक इलाका है जिसको हम फिंगर का इलाका बोलते हैं, वहां पर आए हमेशा। उसके बाद अगला उन्होंने जो झड़प की वो थी पेंगोंग त्सो के इलाके। पेंगोंग त्सो के इलाके में कई पहाड़ के जो स्लोप हैं वो पेंगोंग त्सो झील की तरफ आते हैं। इनके फौज के अंदर समझने के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए, क्योंकि वो पहाड़ की स्लोप आ रही है नीचे रिज लाइन के तरीके से, तो उसको फिंगर 1 2 3 4 5 8 ऐसे करके उसको नाम दिए गए। तो जब वो बोलते हैं फिंगर 8 तो वो एक पहाड़ की स्लोप है जो कि झील तक आती है। हम लोग हमेशा अपना क्लेम फिंगर 8 तक मानते थे, वहां तक हम पेट्रोल करते थे। चीन के लोग भी वहां पे पेट्रोल करते थे और कहते थे ये इलाका हमारा है, हम कहते थे ये इलाका हमारा है। धीरे धीरे उन्होंने पिछले तकरीबन 6-7 साल की बात है, उन्होंने धीरे धीरे रोड जो है अपनी वो फिंगर 8 तक बनानी शुरू की। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई रोड है, डोजर आएगा, ये आएगा, रोड रोलर आएगा ना। वहां पर जिस तरह की जमीन है, डोजर लगाते हैं, पत्थर बड़े बड़े जो उनको हटा देते हैं, वो एक रास्ता बन जाता है जिसके ऊपर जमीन फर्म है। वहां पर सर्दी के कारण उस ऊंचाई के ऊपर जमीन सख्त है, गाड़ी चल सकती है। पहले वो फिंगर 8 तक आए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, हम लोगों ने उसको रोक दिया। अभी जो पेंगोंग त्सो के इलाके में हुआ, उसमें जब हमारे लोग फिंगर 5 तक गए तो उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला। उन्होंने कहा कि आप यहां तक नहीं आ सकते। हमारे लोग वहां पे रुके रहे। उनकी
बख्तरबंद गाड़ी भी पहिए वाली, लेकिन जिसपे जिसको आमद उन्होंने कर रखा था, 4-5 वो गाड़ी लेकर आए और हम लोग जो हैं वो पूरा रास्ता पैदल जाते हैं। हमने रोड नहीं बनाई। कुछ हमारे यहाँ मुश्किल है उस तरफ की हमारे इलाके के अंदर रोड बनानी, लेकिन हमारी रोड वहां पर तक नहीं जा सकी, इसलिए हमारे लोग पैदल जाते हैं। फिंगर 5 के पास रोका गया, उसके बाद उन्होंने कुछ अपने सैनिक नौकाओं के द्वारा फिंगर 4 के पीछे उतार दिए। उसके बाद हमारी और नफरी आ गई। तो आज की स्थिति यह है कि हम फिंगर 4 पर हैं, उनके लोग भी फिंगर 4 के आगे हैं, फिंगर 5 पर हैं। जहां जहां छोटी सी वो घाटी बनती है उसके अंदर उन्होंने अपने टेंट लगा लिए हैं और इस तरीके से एक मोर्चाबंदी हो गई। अब हम आते हैं गलवान के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक गलवान के इलाके का नक्शा दिखा दूं और उसके बाद ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर रखी है। केशव जी स्क्रीन शेयरिंग कर दो। कोई नहीं, मैं इसमें समझा देता। ये जो सबसे चौड़ा जो है ये है शोक नदी। गलवान नदी इस तरह से आकर शोक नदी के अंदर मिलती है। अब गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। बाकी गलवान नदी तकरीबन 100 किलोमीटर लंबी है। बाकी इलाका 1962 से चीन के पास। ये नदी अक्साई चिन का जो प्लेन इलाका है, जब वो खत्म होता है, जहां से काराकोरम पर्वतमाला शुरू होती है, वहां के ग्लेशियर से निकलती है और लंबा रास्ता लेकर ये जो जगह मैंने आपको बताई हमारे शोक से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, यहां पर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आकर शोक नदी में मिल जाती है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस छोटा सा एक दर्रा वहां पर बनता है जहां से नदी निकल पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह पर उसको हम पीपी 14 बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा। पीपी 14 हमारे पास 1962 से है। 1962 में गलवान घाटी में हमारी एक कंपनी हुआ करती थी ताकि वो नजर रखे कि अक्साई चीन की तरफ से कोई ना आए। वो कंपनी 4 महीने तक चीनियों ने घेर कर रखी और उसके बाद लड़ाई हुई, काफी हमारे लोग मारे गए और रीएनफोर्समेंट उसको और तगड़ा करने के लिए एक और कंपनी भेजी गई। 1962 की लड़ाई में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मैंने आपको बताया श्योक से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर लड़ाई खत्म। तब से हम पीपी 14 के ऊपर बैठे हुए। श्योक के साथ साथ हमने एक रोड बनाई है जो दौलत बेग ओल्दी तक जाती है। दौलत बेग ओल्दी के लिए पहले बड़ा लंबा रास्ता था, 8-10 दिन 15 दिन लगते थे। शोक के साथ साथ चलिए या ऊपर रीमो ग्लेशियर है उसके ऊपर से आइए, बहुत कठिन रास्ता था। या आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर भी पूरा लोड नहीं ले जाता। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए, जो हमारा हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर अमूमन 10 आदमी बैठ सकते हैं, वो सिर्फ 4 आदमी ले जा सकते हैं। तो क्योंकि हाइट ज्यादा है, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है,
और अगर थोड़ी सी गर्मी हो जाए, फ्यूल जब फैल जाता है तो और आदमी कम लेने पड़ते। तो ये रोड हमने बनाई है, बहुत बढ़िया रोड है, जो दौलत बेग ओल्दी तक हमको ले जाती है। हमारी गाड़ियां जा सकती हैं, जो चीजें 15 दिन के बाद पहुंचती थी अब 2 दिन के अंदर पहुंच जाती। तो चीनियों की दिक्कत ये थी कि उनको ये रोड नहीं दिखाई देती कहीं से भी। तो उन्होंने वही अपना पुराना तरीका अपनाया कि जी ये PP14 पे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके आगे है। और उन्होंने आने की कोशिश की, उनको रोक दिया गया। आपने कुछ फोटो भी देखे होंगे, जो कि कुछ फोटो खैर टीवी गलत दिखाता है, लेकिन कुछ आपने देखे होंगे आमने सामने टेंट लगाकर दोनों सेनाओं के लोग हैं। ये इसके बारे में सैन्य कमांडरों के बीच में फैसला किया गया कि इनके बारे में ये बातचीत करें। पहले कमांडिंग ऑफिसर लेवल पर बातचीत हुई, उसका कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हुई, कोई हल नहीं निकला। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत हुई, उसमें हल ये निकला कि जो 15 तारीख से पहले जहां पर था, आने से पहले वो अपनी अपनी जगह जाएं। और एक ये निर्धारित कर दिया गया कि PP14 पर कितने लोग होंगे, उसके पीछे 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे, और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। इसी तरह चीन के लिए निर्धारित कर दिया गया कि PP14 के सामने कितने लोग होंगे, 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे, और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। लेकिन 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने। और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं पता। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है। और अंधेरे में जहां 500-600 लोग इकट्ठे गुत्थम गुत्था हो रहे हो, एक आदमी अगर इस्तेमाल कर ले हथियार, तो आप सोचिए उसका क्या असर हो। तो जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हताहत होने वालों की संख्या भी सुनी होगी। पहले 3 के बारे में बताया गया था क्योंकि शुरू में आगे ये 3 ही थे, और उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। 16,500 फुट की ऊंचाई पर
पानी कितना ठंडा होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और जो गीला हो गया और वो फिर गुत्थम गुत्था हो गया या गिर गया या उसके चोट लग गई उस ऊंचाई के ऊपर, तो उसकी सुबह क्या हालत होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए जो बाकी 17 आदमी जो हमारे शहीद हुए हैं, टोटल 20 थे, 17 जो शहीद हुए उसके अंदर ज्यादातर ये 17 वो थे जिनके कुछ चोट लगी, जो गीले हो गए और पूरी रात खुले के अंदर वहीं पर रहे। इसी तरीके से 70 के करीब और थे जो गीले हुए या जिनके चोट लगी, जो पूरी तरह से संभल नहीं पाए और उस ऊंचाई के ऊपर उनकी तबीयत खराब हो गई। और इसीलिए जब हमारी कैजुअलिटी फिगर आती है तो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में जिससे हमारे ये बाकी 70 के करीब जो गीले होकर बीमार हुए और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, ऐसे ही उनके लोग भी थे। तो ये गलवान का जो सीन है उसकी मैंने आपको उसके बारे में बताया। इसके बाद से जो चीन के जो सैनिक PP-14 के दूसरी तरफ थे वो वहीं के वहीं हैं, हमारे लोग भी वहीं के वहीं हैं, ताकि कोई आगे ना आए और उनको ऐसा मौका ना मिले जिससे कि वो हमारी जो शोक के साथ साथ जो रोड है उसको देख सके। फौज के अंदर हम दो दो टर्म इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम कहते हैं डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप उसको देख सकते हैं और देखकर आप उसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो आप उसके ऊपर आर्टिलरी का फायर डलवा सकते हैं। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन डोमिनेशन बाय फायर, यानी कि आपके छोटे हथियार जो हैं उससे आप उस इलाके को डोमिनेट कर सकते हैं, वो आपके मारक क्षमता के अंदर। तो कोई भी किसी भी सेना के अंदर कोशिश की जाती है कि डोमिनेशन बाय फायर हो, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन। तो चीन वही करना चाहता था कि उनको ऑब्जर्वेशन मिले, ताकि जरूरत पड़ने पर वो ये भी देख सकें कि हमारे कितनी गाड़ियां जा रही हैं। अगर उसको डिसरप्ट करना हो तो उसको डिसरप्ट भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान जिन ऊंचाइयों के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे, वो वहां से नेशनल हाईवे के ऊपर गोला गिरवा सकते हैं। वो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन था, वही काम चीन करना चाहता, जिसको हमने नहीं करने दिया। आज हालत क्या है? हमारे सैनिक और चीन के सैनिक गलवान PP-14 पर, मैं पूरी गलवान नदी अगर बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, PP-14 पर आमने सामने है। इसी तरीके से कोंकाला का जो इलाका है इसके दक्षिण में, वहां पर हर साल उनके पेट्रोल आते हैं, हर साल हम उनको भगाते हैं। इस बार वो आकर बैठे, हम भी वहां पर बैठे। पेंगोंग सो के अंदर फिंगर 4 और उसके आगे के इलाके में भी बैठे, वो भी बैठे। और नीचे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने देमचौक के आसपास कुछ हरकत की है, वो भी हर साल करते हैं। वो वहां पर बैठे हैं, हम लोग भी आराम के साथ उनका मुकाबला करने के लिए बैठे, क्योंकि जो चीन के उस इलाके के कमांडर हैं
ये भी जानने की बात है, चीन ने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अपने जो उनके कमांड जो सिस्टम था इलाकों का, उसको रीऑर्गेनाइज किया था। पहले उनकी 7 कमांड हुआ करती थी, तिब्बत कमांड अलग थी, सिंकियांग की कमांड अलग थी। जब उन्होंने 3 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन किया, उसके अंदर इन्होंने दोनों को मिला दिया और इसको वेस्टर्न थिएटर कमांड का नाम दिया। ये वेस्टर्न थिएटर कमांड के जनरल जोंकी हैं, जो कि शी जिनपिंग के ही नजदीकी इलाके के हैं, और इनका फौज के अंदर काफी नाम हुआ है अलग अलग जगह पर, और लोगों का मानना था कि ये इनकी और पदोन्नति होगी, और वो भी बड़े एम्बिशियस हैं, जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके यहाँ अच्छी पदोन्नति तब मानी जाती है जब वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चला जाए। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चले जाएं। तो उनकी भी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करके दिखाएं कि सब लोग कहें कि बड़ा अच्छा जनरल है, इसने भारत को सबक सिखाया है, इसको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में लेना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हुई हैं, इसके पीछे एक आदमी की एम्बिशियस प्रवृत्ति भी है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। और मेरा अपना मत यह है कि वो शायद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अब उनको कोई ना ले, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि उसको युद्ध करना पड़े, क्योंकि युद्ध किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो। पहले सब कोशिश करते हैं कि बाकी और चीजों से जो भी मतभेद है उनको दूर किया जाए, और अगर मतभेद नहीं होते तो आखिरी विकल्प युद्ध होता है। और उन्होंने देख लिया है कि भारतीय सेना वो नहीं है जिसके बारे में उन्होंने 1962 के जो लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने देखा कि लोग भाग रहे थे छोड़कर क्योंकि उनको हुक्म मिला था। आज नेतृत्व उस प्रकार का नहीं है। आज हमारा सैनिक जो उसको सम्मान चाहिए तकरीबन उसके पास है, और क्षमता हमारी 1962 से कहीं ज्यादा है। 1962 में अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो शायद रिजल्ट दूसरा होता, लेकिन उस समय जो राजनीतिक नेतृत्व था वो कुछ और सोचता था। और मेरे ख्याल से आज जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, वो अगर जरूरत पड़ेगी तो जितने भी हमारे पास विकल्प है, सब विकल्पों के इस्तेमाल के बारे में वो तैयार है। क्या ये स्क्रीन शेयर हो सकता है क्या? नहीं, डिसेबल हो रहा। नहीं तो मैं आपको गूगल अर्थ के ऊपर एक बार दिखा देता तो आपको और जानकारी हो जाती। लेकिन सब आप अपने उससे जो है नीचे जा करके, हाँ जी, इसे जो है जो शेयर स्क्रीन में डिसेबल्ड आ रहा है। अच्छा चेक किया मैंने, ठीक है। डिसेबल्ड आ रहा है। तो ये सोच लीजिए कि तकरीबन 7-8 किलोमीटर गलवान हमारे पास है 1962 से, बाकी 100 किलोमीटर के करीब 1962 से चीन के पास है। तो अगर कोई कहता है कि गलवान घाटी के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया, तो 1962 से कर रखा है, कोई नई चीज तो नहीं है। कि जी वहां पे उन्होंने कैंप बना रखे, कैंप आज से नहीं बहुत दिनों से बना रखे। अब थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा लोगों को लाएगा तो उनके लिए और जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन कोई नई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमको पता ना। और आज की तारीख में जो संसाधन आपके पास है, जिस प्रकार आपकी सैटेलाइट देखती हैं, जिस तरह आपके और चीजें देखती हैं, वो पहले नहीं थे हमारे पास। आज कुछ छिपा हुआ नहीं है। आमतौर पर ऐसे समय पर सेनाएं बताती नहीं है
कि उनके पास क्या क्या खबर है, क्योंकि आम जनता को बताना जरूरी नहीं है। लेकिन इस चीज को मानकर चलिए, हमारे ड्रोन भी उस इलाके में उड़ते हैं, हमारी सैटेलाइट भी हमें पिक्चर देती है, जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी वहां पर हमारे सैन्य अधिकारियों को और जो लोग फैसले लेंगे उनके पास पूरी। तो इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं। बाकी आपके प्रश्न जो होंगे उनको उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आवाज नहीं आ रही अरुण जी आप? जी जी भाई साहब, मैं बोलता हूँ। 2-3 विषय है। एक तो जो भी आपने बताया कि ये जो गलवान घाटी वाला विषय है, तो क्या ये गलवान घाटी को पूरी तरीके से, या जो दौलत बेग ओल्डी वाला विषय है कि वो बहुत पास में है, और तीसरा विषय ये है कि जो आर्थिक प्रतिबंध का विषय है या पूरे विश्व स्तर पर उनका विरोध हो रहा है, क्या इससे चीन बैकफुट पर आएगा? देखिए, बिल्कुल आएगा। पहली चीज तो जो हमारी दौलत बेग ओल्डी की जो रोड है, जो शोक के साथ जा रही है, पूरी सेफ है, कोई इस पर दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक उसके ऊपर चल रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले हमने दौलत बेग ओल्डी के अंदर अपना C-130 उतारा था, IL-76 उतारा था। वो जो हवाई पट्टी थी उसको ऑपरेशनल किया जा चुका है। इसी तरीके से चुशूल के अंदर जो हवाई पट्टी है वो भी ऑपरेशनल है। उसको ऊपर हमने जो हमारा ग्लोब मास्टर है C-17 टैंक के साथ उतारा है। आज उस इलाके में एक टैंक रेजिमेंट है और एक APC की मैकेनाइज्ड बटालियन भी है। तो जहां तक ट्रुप्स का सवाल है, रोड का सवाल है, पूरे तरीके से सुरक्षित है। दूसरी चीज यह है, ये जो इलाका है PP-14 तक गलवान का, ये पूरा हमारे कब्जे में है। इसके अंदर हम चीनियों को नहीं घुसने दे रहे। इसके बाद का जो इलाका जो उनके पास था, उसमें वो क्या करना चाहते हो, वो अभी उसको लेने का भी कोई प्लान नहीं है। जिस दिन लेने का प्लान बनेगा उसको ले लेंगे। अच्छा, कोई प्लान नहीं है अभी। जहां पे पड़े उनको रहने दीजिए, सर्दी में मरने दीजिए उनको। और एक चीज और समझने की चीज है, चीन के अंदर कंस्क्रिप्शन है। आपको 4 साल नौकरी करनी है फौज में, और सब लोग फौज में नौकरी करने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन कुछ आपको प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। सस्ते के अंदर कुछ चीजें मिल जाती हैं, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो आपको अपना जीवन यापन करने के अंदर सुविधा हो जाती है। बाद में नौकरी अच्छी मिलने की संभावना होती है, या पार्टी के किसी काडर में घुस सकते हैं। तो इसलिए लोग बाग जो नौकरी करने आते हैं वो ये सोच कर आते हैं। लेकिन वो जबरदस्ती आया हुआ आदमी, वो उसने अपने 4 साल गुजारने किसी तरीके से, वो नहीं चाहता कि इस 4 साल के अंदर दिक्कत हो। और इसीलिए एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, जोंकी साहब ने क्या किया, जनरल जोंकी ने, उनको पता था कि जब ट्रुप्स पेट्रोल करते हैं आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं। हाँ, ये कल भी मैंने इसको देखा था। अगले दिन मिला, अरे आज वो नहीं आया, कहाँ गया वो। और धीरे धीरे एक आपस के अंदर पहचान और कुछ आत्मीयता भी आ जाती है। उन्होंने इस चीज को तोड़ने के लिए जो ट्रुप्स भेजे वो सब सिंकियांग से आए थे पहली बार। और मेरा अपना अनुभव है ल्हासा का। मैं एक ऑफिशियल विजिट के लिए गया था ल्हासा। ल्हासा के अंदर उन्होंने कमरे के अंदर हाल्टीट्यूड के लिए कैप्सूल टाइप के रखे थे, ये अगर आपको हाल्टीट्यूड की दिक्कत हो तो आप खाइएगा। मुझे दिक्कत तो कोई नहीं थी, पर मैं उनको लेकर आया एक स्ट्रिप, अपने यहाँ पे डॉक्टर्स को दिया कि भाई ये कौन सी दवाई है। डॉक्टर्स ने उसका विश्लेषण करवाया। उनका जी ऐसा है कि इस दवाई से आपके दिमाग पे असर होता, आपको लगता सब कुछ अच्छा ही अच्छा है।
आप एल्टीट्यूड की बीमारी ठीक नहीं होती है, लेकिन आपको एक मन के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है। तो ये इस तरह की चीजें वो करते हैं ताकि उनका सैनिक उसको ये ना लगे कि वो बहुत दिक्कत के अंदर। एक विषय आपने बोला था सरदार पटेल जी की एक चिट्ठी का, और दूसरा विषय क्या आया था कि जब चाउ एन लाई उनके प्रधानमंत्री 1959 में भारत आए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनको जितने भी अपने ये आयुध निर्माणी हैं वो दिखाई थी कि भाई हमारे यहाँ हथियार नहीं बन रहे हैं, हम शांति चाहते हैं, और वो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा था। तो ये जो 1962 का युद्ध है और जो सरदार पटेल की चिट्ठी है, क्या वो मिल सकती है? और ये जो चाउ एन लाई के आने पर जो नेहरू जी ने नारा लगाया था और उनको सारी आयुध निर्माणी दिखाई थी, उसी का परिणाम था 1962 का युद्ध। बिल्कुल। देखिए, जब 1962 के युद्ध की तैयारी कर रहे थे चीन वाले, उससे पहले कई चीजें उन्होंने की थी। एक उनका मिलिट्री डेलीगेशन आया था 57 या 58 के अंदर से, और उन्होंने उस डेलीगेशन को, और वो डेलीगेशन गया था अंबाला। कौल साहब को वहां पे उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए कहा गया था। तो कौल साहब ने उनके एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था कि कैसे एक पिकेट के ऊपर हमला किया जाता है। माओ ने उन लोगों से पूछा कि आप बताइए, आप लोग क्या देख कर आए? तो उन्होंने कहा जी डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा था, सब चीजें बड़ी अच्छी थी, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन देख के हमको ये लगा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन एक ड्रामा की तरह है, ये जमीन के ऊपर नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो आयुध निर्माणी में चाउ एन लाई के साथ और जो लोग आए थे, वो जो लोग गए थे उनसे पूछा गया, उनका जी हथियार तो बना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इससे इनकी सेना की क्षमता बढ़ेगी। और जहां तक चीन का सवाल है, उन्होंने जो रूसी हथियार उनको मिले थे या कोरिया के युद्ध में जो उनके पास एक्स्ट्रा हथियार जो आए, उनको लेकर उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बनाने शुरू कर। तो हथियारों में उनके पास सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक हो गए। हम अभी भी उन दिनों में अपनी 303 के ऊपर चल रहे थे, ली एनफील्ड के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये फौज जो है इनकी कमजोर है, इनकी वो क्षमता नहीं है जो हमारे पास। जी, एक विषय ये है भाई साहब कि जो एलओसी और एलएसी, और आपने कहा कि एलएसी अभी डिफाइन नहीं है, और वो इस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को एक कागज पर लाइन खींच के दे गए। दूसरा विषय यह है कि जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर हमारा सैनिक वहाँ है, तो आप लासा में रहे हैं, तो अभी सामान्य समाज में हम लोग यहाँ मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके और वहाँ गलवान घाटी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे दर्शकों में इतने डॉक्टर विरोत्तम तोमर जी कल वो बता रहे थे कि कुछ जो सैनिक हैं वो फोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सांस फूल रहा है, क्या ले दवाई। तो जरा इस विषय पे भी तो हमारे को आप बताइए कि वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं और यहाँ जो हम बोल रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज, एक फौज के अंदर एक तरीका होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड इलाके में जाते हैं, 7 दिन की कम से कम एक्लिमेटाइजेशन जरूरी है। आप लेह में जाते हैं, लेह में भी अगर आप जाएंगे तो आपका सांस फूलेगा। यहां से सीधे अगर आप लेह में उतरते हैं, अगर आप गाड़ी से गए लेह, तो थोड़ा बहुत आपका एक्लिमेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप हवाई जहाज से गए तो आपको परेशानी हो, और आपको 2-3 दिन चाहिए जिससे कि आप अभ्यस्त हो जाए कम ऑक्सीजन की। जब सैनिक और ऊंचाइयों पर जाता है तो हम उसको ये जो 7 दिन एक बड़े साइंटिफिक तरीके से उसका एक्लिमेटाइजेशन करा, और उसके बाद वो पूरा काम भी करता है, लेकिन जितने दिन वो रहता है उतना उसकी क्षमता और बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर जो हमारी 20,000 फुट के ऊपर
पोस्ट हैं सियाचिन ग्लेशियर में, वहां पर हम लोगों को 3 महीने से ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि आप कितना भी उसको एक्लेमेटाइज कर लो, परेशानी रहती है। उसको नीचे लाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बदली करते रहते हैं। 16.5, 17, 18 तक हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर अगर आदमी एक्लेमेटाइज हो तो उसको कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी चीज ये है, आज जिस तरीके से आपका सामान है, चाहे सर्दी से बचने के लिए हो, चाहे आपके जूते हो, चाहे आपकी जैकेट हो, चाहे आपका थर्मल वेयर हो, बहुत अच्छे किस्म का है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपको वैसी कोई समस्या हो जो कि 1962 में हुई थी। ग्लव्स भी हैं, सब चीजें हैं, कोई इस चीज की कोई समस्या नहीं। जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा जो है वो काराकोरम पर्वतमाला के ऊपर, इसलिए जहां पर भी हम डिप्लॉय करेंगे, ले 13,500 फुट की हाइट है, खासकर उनका जो एयरफील्ड है, उससे ऊपर जितना आप जाएंगे उतनी हाइट बढ़ती चलेगी। अब LC और LAC, LOC तो पत्रकारों ने नाम दे दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं। ये हमारी वो है जो हम पाकिस्तान के साथ हमने रखी हुई। और इसकी थोड़ा सा इसका इतिहास भी बता देता हूं आपको। 1949 में जब नेहरू जी इस मामले को तब तक UN में ले जा चुके थे, तो UN की तरफ से एक सीज फायर लाइन घोषित की, जो जहां पर है वो सीज फायर लाइन बन गई। उस सीज फायर लाइन के नक्शे जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने आपस के अंदर एक्सचेंज किए, वो लाइन नक्शे के ऊपर, और 1 इंच टू अ माइल का नक्शा था, जिसमें आप जो मैप रीडिंग करते हैं उनको पता होता है कि ये दर्रा दिखाता है, ये पहाड़ दिखाता है, ये कंटूर लाइन है, तो उससे आप जमीन के ऊपर एकदम से अंदाजा लगा लेते हैं कि लाइन कहां से जाती है। सीज फायर लाइन 1965 के अंदर लड़ाई के बाद भी रीस्टोर की गई। शायद शास्त्री जी की मृत्यु इसीलिए हुई, क्योंकि उस समय जो फैसला हुआ कि जिसने जितना इलाका ले लिया वो वापस दे दो, और सीज फायर लाइन दोबारा आ गई। 1971 के अंदर मानेकशॉ जी ने कहा कि UN के जो ऑब्जर्वर इस लाइन के ऊपर लगते हैं वो बदमाशी करते हैं, उनमें से बहुत से जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, तो हम अब की बार सीज फायर लाइन नहीं रखेंगे। तो हमारा जो फैसला हुआ वो द्विपक्षीय फैसला हुआ, इसमें UN नहीं था बीच में, और हमने कहा हम UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को नहीं मानते, तो इस लाइन का नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, इसलिए LOC शब्द आ जाता है। जहां तक चीन के साथ है, 1962 के बाद जो जहां पर था उसको नाम दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर उनके सैनिक यहां तक थे, हमारे सैनिक यहां तक थे, इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन वो लाइन ना उसके नक्शे आपस में एक्सचेंज हुए, ना उसका दोनों देशों के बीच में कोई फैसला है कि हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक लाइन जरूर बनी हुई है कि इस यहां पर हम थे, अब जैसे PP-14 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, हम 1962 से वहीं पर। तो एक आपस में जो जमीन पर दोनों को समझ है, लेकिन चीन क्योंकि एक आपस में कोई फैसला नहीं है, कोई नक्शा नहीं दिया गया एक दूसरे को, इसको कोई मान्यता नहीं प्रदान की गई, सिर्फ ये कहने के अलावा कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसलिए वो इसका फायदा उठाने का प्रयत्न। अंत में एक बात यह है कि आपने अभी पूर्व थल सेना अध्यक्ष के नाते बात कही, अब एक सांसद के नाते भी है कि जो एक हवा बनाई गई है कि घुस गए हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, इसके बारे में तो मैंने
एक दो चैनल्स के ऊपर बोला था। दिक्कत क्या है कि जो आपने कहा कि लोग बाग एयर कंडीशन उसमें बैठते हैं, और एक और खासियत है, चीन ने बहुत पैसा खर्च किया मीडिया के ऊपर। अमेरिका की पीछे रिपोर्ट थी कि कई मिलियन डॉलर जो हैं कई मीडिया हाउसेस को दिए गए चीन की तरफ से, ताकि उनकी जो इमेज है वो और अच्छी बने। इसी तरीके से नेपाल के अंदर काठमांडू वैली का सारा मीडिया पिछले 10 साल से, जब से वहां पे कम्युनिस्ट सरकार और दूसरी चीजें हुई, 10 साल से काठमांडू वैली का सारा मीडिया चीन के पास। और पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि भारत को लेकर काठमांडू वैली का मीडिया कभी भी कोई सकारात्मक खबर नहीं, चाहे ओली साहब कह दें कि जी भारत हमारा बड़ा भाई है, लेकिन वो उसमें लिखेंगे कुछ और। इसी तरीके से भारत के अंदर भी अगर आप सब पत्रकारों का और मीडिया हाउसेस के अंदर एक अगर जांच करवाएं, आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चीन के पैसे से बाहर जाने को, बाहर पढ़ने को या बाहर घूमने को पैसा दिया, और इसलिए ये सब लोग वो चीजें लिखते हैं जो चीन चाहता है या चीन के हित में। जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, उनकी बाकी चीजें सामने निकल कर आई नहीं है कि किस प्रकार राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की तरफ से पैसा दिया गया, कैसे उनकी हिमायत की गई। और वो आपको जब डोकलम का वाकया हुआ था तब भी आपने देखा होगा कि वो चीनी एम्बेसडर के साथ कैसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये मानकर चलिए कि अपनी मार्केटिंग के अंदर, अपने हितों की मार्केटिंग के अंदर चीन पैसा खर्च कर कर लोगों को खरीद लेता है, और इसलिए लोग बाग उल्टी सीधी खबरें निकालते हैं ताकि जनता या तो कंफ्यूज रहे या उनको गलत चीजें उनके दिमाग में डाली। धन्यवाद भाई साहब, हमने आपका समय लिया।